अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7B बेस करती है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जो हमारी प्रीवियस वीडियो है हमने उसकी डेफिनेशन को ब्रेक थ्रू किया कि हमारी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे ये की जाती है। मैंने 3 स्टेप्स आपको बता दिए थे कि इन 3 स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी डिटेल में इसको देखा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे, हमने उनको सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन की, और हमने देखा कि कैसे हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में 2 लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आ जाता है, 2 ब्रैकेट्स आ जाती हैं। आई होप आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा, वो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं ताकि आपके लिए आगे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएं। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप देख लें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ सकें। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अगेन यहाँ पे क्या करना है कि हमें फैक्टराइजेशन करनी है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन लिख लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट देखें, आपके पास क्वेश्चन है -a² + 2a + 35। आपको जो स्टेप्स हैं अगर वो याद हों तो हमने ये कहा था कि जब सोल्यूशन में हम आएंगे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हो तो जहाँ कोई नंबर ना हो वहाँ कोफिशिएंट क्या होता है 1। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास नंबर है -1 पहला नंबर, और लास्ट जो नंबर है वो +35, यानी 35 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 35 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -35 आएगा क्योंकि ये माइनस है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हम फैक्टर्स फाइंड करते थे। फैक्टर्स में ये था कि आपको 35 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -35 बने, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 2a हमारे पास, मतलब 2 बनना चाहिए प्लस का 2। अब देखें आपके पास फैक्टर्स कौन है, 1 और 35। -1 में लगा लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 35 तो बनेगा, लेकिन क्या मिड टर्म बनती है? बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद 35 कैसे आता है, 5 7 are 35, तो 5 और 7 35 बना रहे हैं, क्या 2 बनेगा? बिल्कुल। अगर 7 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। अब यहाँ हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, यहाँ नेगेटिव साइन। तो मैंने बताया हुआ है आपको, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपका कॉन्सेप्ट एक तसलसल में चल रहा होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जहाँ आपको यहाँ पे प्लस का 2a चाहिए तो मतलब ये होता है कि जो यहाँ आपको साइन चाहिए वो बड़ी टर्म के साथ लगा लें, यानी -5 प्लस का 7। अब ये दोनों बातें पूरी करेगा। अगर इसको प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 7 में से 5 गए 2 आते हैं, यानी प्लस का 2। देखें मिड टर्म यही थी। इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 7 are 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी मिड टर्म बनेगी, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आपके पास क्या होता है, इस मिड टर्म की जगह हमने ये 2 फैक्टर्स लिखने होते हैं, इसी का नाम फैक्टराइजेशन है। तो पहली आपकी टर्म थी -a², 1 नहीं लिख रहा मैं, बहुत अंडरस्टूड सी बात है। इसकी जगह आ जाएगा -5a + 7a और +35 जो लास्ट नंबर था वो एज इट इज़, मतलब पहले और लास्ट को हम चेंज नहीं करते। मिड टर्म की जगह हम ये फैक्टर्स लिख लिया करते हैं, इसी का नाम मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी को फैक्टराइजेशन करते हैं, कहते हैं मिड टर्म की ब्रेकेज को, कि मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब इन दो हम पेयर बनाते थे, इस पेयर में और इस पेयर में कॉमन लेना है। यहाँ क्या चीज़ रिपीट हो रही है, ए रिपीट हो रहा है और माइनस का साइन रिपीट हो रहा है, तो माइनस का ए कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, जब माइनस का ए कॉमन लिया, ए की पावर 2 थी, एक ए अंदर रह गया। जब माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ए बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 5। बिल्कुल सिमिलरली इन पेयर में देखिए आपके पास कॉमन क्या आता है, 7 का टेबल ऐसा है जो 7 जाता है 35 पे भी, तो 7 कॉमन लेंगे। 7 कितने सा 7 होता है, 1 जार, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, ए के साथ अंडरस्टूड सी बात है, प्लस 7 5 जार 35 होता है। अब आपके पास ब्रैकेट सेम आ गए हैं, जब ब्रैकेट सेम आ जाएं दैट मीन क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये ख्याल करना है कि ब्रैकेट के बाहर -a + 7 है। अब आपको माइनस को यहाँ पे साथ लेके चलना है। ये आपके पास 2 इन एक्सप्रेशंस आ गई हैं। इसको लिखने का एक तरीका तो ये भी है, ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि a + 5 और इस -a से आप 7 पहले लिख लें और a बाद में लिख लें। इसको इस तरह से अरेंज करें ताकि -a शुरू में ब्रैकेट के थोड़ा सा वो अरेंज करते हुए सही नहीं लगता। जो बात आप लिखें वो सही है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये था a पार्ट का आंसर। अब यहीं पर इसको रेस करके आप b पार्ट भी लिख लें और देखें कि उसमें आपको किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया है। b पार्ट में -3b² + 76b - 25। अगेन सोल्यूशन में आके आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। यहाँ फर्स्ट नंबर है -3, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट नंबर जो कि -25 है। प्लस माइनस माइनस
25 3 जार 75 होता है, चाहे तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 75 आया। अब 75 के ऐसे फैक्टर बताएं जिनको ऐड 76 आए, बहुत आसान है, 1 और 75 के 75 प्लस 1 76 होता है। तो अब मुझे यहाँ पॉजिटिव साइन चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव, तो क्या करूँ, बहुत ज़्यादा आसान है कि आप प्लस का 1 और प्लस का 75 लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 75 भी आ जाएगा आपके पास, ऐड करेंगे तो 76 आएगा और प्लस का आएगा जो हमें चाहिए था। तो बहुत क्वेश्चन इजी हो गया आपका। आप ब्रेक करेंगे, -3b² मिड टर्म की जगह ये दो फैक्टर्स लिख लें, प्लस 1b, ये 1 आपको बताने के लिए, अदरवाइज खाली b भी लिखा हो तो मतलब एक ही था, प्लस 75b, ये आपका सेकंड फैक्टर था, -25। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे देखें क्या चीज़ रिपीट हो रही है, b वेरिएबल रिपीट हो रहा है, अदर देन दैट कोई चेंज नहीं है। तो आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदर देन दैट ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं यहाँ पे b कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आपके ब्रैकेट के क्या आ जाएगा, -3, b की पावर 2 थी, एक b बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस ये b बाहर गया तो साथ में क्या रह गया था 1। सिमिलरली यहाँ पे 75 और 25 b तो रिपीट नहीं हो रहा, नंबर है, नंबर में हम क्या कॉमन लें, 5 का टेबल भी जाता है, लेकिन ऐसा लेना है कॉमन जो ब्रैकेट को सेम करे, तो 25 कॉमन लें, प्लस का 25 कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में, अब मैं पहले बताता हूँ कि मैंने क्यों लिया, अगर इसमें चेंज ना करूँ तो आपको डिफिकल्टी क्या आएगी। 25 कॉमन लेता हूँ, 25 3 जार 75 और साथ में b, यहाँ -3b था, यहाँ प्लस का 3b, दैट मीन जो मैं चेंज मुझे करना चाहिए वो ये कि यहाँ प्लस के 25 के बजाय माइनस का 25 कॉमन लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जब माइनस का 25 कॉमन लूँगा तो ये माइनस का 3b आ जाएगा, माइनस माइनस दोबारा प्लस, यानी बाहर माइनस लेने से अंदर के साइन चेंज होते हैं ताकि मेरी ब्रैकेट जो है वो सेम हो सके। -3b, अब 25 कितने हज़ार 25 होता है 1 जार, और माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, अंदर साइन चेंज, 25 1 जार 25। अब देखें आपकी ब्रैकेट सेम आ गई है, जो ब्रैकेट सेम आ गई है उसे एक बार लिखें -3b + 1, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिख लें b - 25। यही वो आपकी दो लीनियर एक्सप्रेशंस थी जिनको आपको फाइंड करना था बी पार्ट में भी। अब देख लें यहाँ भी आपको जो माइनस का साइन है, अगर चाहें तो आप इसको 1 - 3 भी लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बी पार्ट का भी आंसर आ चुका, मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ के उसमें आपसे किस चीज़ की फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया है। सी पार्ट का क्वेश्चन है 4c² + 10c + 4। अगेन सोल्यूशन में आके सबसे पहला काम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट नंबर यहाँ 4 है और यहाँ भी 4, सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, कोई साइन के लिहाज से प्रॉब्लम नहीं है। 4 4 = 16। अब ऐसे टू नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ऐड करें तो 10 आए, बहुत आसान है, आप पहले फैक्टर ले चुके हैं। 2 और 8, 2 8 = 16 होता है, और 2 को प्लस करें 8 में, यानी प्लस का 2 प्लस का 8 तो प्लस का 10 आता है। दोनों बातें पूरी हो सकती हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। 4c² + 10c की जगह आप लिख सकते हैं 2c प्लस ये वाला आ जाएगा 8c + 4। इन दो में से कॉमन लें, क्या कॉमन आता है, एक तो 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है, यानी 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, और साथ में c भी रिपीट हो रहा है, दैट मीन 2c में कॉमन ले सकता हूँ। 2 कितने जार 4 होता है, 2 2 जार 4 होता है, c की पावर 2 थी, एक c बाहर एक अंदर रह गया, प्लस 2 1 जार 2 तो 1 आ जाएगा, c वैसे ही बाहर जा चुका है तो खाली 1 नहीं रहता है, प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है 8 और 4, क्या चीज़ कॉमन आती है, 2 भी आ सकता है, लेकिन मैं 4 कॉमन लूँगा ताकि मेरी ब्रैकेट सेम हो जाए। जब 4 कॉमन लिया, 4 कितने जार 8 होता है, 4 2 जार 8, सी एज इट इज़, प्लस 4 कितने जार 4 होता है, 4 1 जार 4, ब्रैकेट सेम हो गई, जो ब्रैकेट सेम हुई है उसे एक बार लिखें 2c + 1 × 2c + 4। ये आपके पास आ गई दो लीनियर एक्सप्रेशंस, यही आपने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही बात है कि कम्प्लीटली का वर्ड क्या है, ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, कि जब भी वो क्वेश्चन में लिखेगा कम्प्लीटली फैक्टराइज करें तो मतलब ये जो आपका आंसर आना चाहिए वो भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए। आपको ये ब्रैकेट तो बड़ी सिंपल है, इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसमें अगर आप देखें तो 2 और 4 अगेन एक ऐसा नंबर है, इससे मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कहने का मतलब है कि 2c + 1 का तो कोई इशू नहीं है, ये ब्रैकेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट में से अगर मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, उससे क्या होगा, अंदर रह जाएगा c प्लस 2 2 जार 4 होता है, तो ये मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर। इसको ज़रा अरेंज करके लिखना चाहें तो ये 2 मिड में लिखें या स्टार्ट में लिखें, 2 × c + 2 × 2c + 1, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अब आपने क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया, लेकिन कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। इसीलिए क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ था कि कंप्लीटली फैक्टराइज करें। ये था कि आपको किसी न किसी पॉइंट पे आके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको लास्ट में सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ेगी। लास्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, वो देखें, 5d² - 145d + 600।
अब यहाँ एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीख सकते हैं। एक तो ये है कि आप वही स्टेप करें कि आप फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा जैसे 600 को 5 से करेंगे आ जाएगा 3000। अब 300 का फैक्टर निकालना कितना मुश्किल काम है, मतलब 5 को 600 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहाँ मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। उसमें यह है कि अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें कि आप देखें गौर से, तो 5, 145 और 600 इन तीनों पे 5 का टेबल जा सकता है। यानी पूरी जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, इससे पहले आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा जिसमें आपकी तीनों टर्म्स एक ही नंबर से डिविजिबल हो। यहाँ पे डिविजिबल है कैसे, अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तीनों से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा डी स्क्वायर, बिकॉज 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, माइनस 5 कितने जार 145 होता है, 5 2 जार 10, 4 कैरी गया 45, 5 9 जार 45, तो ये आपके पास 29 कॉमन आ गया, साथ में डी प्लस 5 कितना होगा 600, 5 1 जार 5, 1 कैरी 10, 5 2 जार 10, 0 एज इट इज़। तो मतलब ये हुआ कि मैंने तीनों टर्म में से 5 कॉमन ले लिया। अब मुझे मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गई है वो ये है, इसको मुझे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। ये जो बाहर 5 लिखा हुआ है इसका मुझे कोई मतलब, ये हमने कॉमन ले लिया, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें जहां कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 होता है, इस 1 को 120 से मल्टीप्लाई करें, तो अब आपके पास नंबर आ गया प्लस का 1, इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस के 120 से, आंसर आएगा प्लस का 120। ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 29 आए। अब बहुत से क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुके हैं, तरीका मैं बता चुका हूँ फैक्टर निकालने का, पहले 1 और 120, फिर 2 और 60, फिर आपके पास 3 और 40, ये सारे नंबर 120 बनाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट 29 कौन बताएगा मुझे, 24 5 जार, ये वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है। इनको ऐड करें, यानी अगर मैं देखें माइनस चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करूं, बताया था मैंने, अगर यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस, दैट में मुझे दोनों नंबर जो होंगे वो नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अब ये मेरी दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। कैसे, अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस, 24 5 जार 120, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का 24 और 5 कितना होता है 29, यानी मेरी मिड टर्म भी बन रही है। ये जो 5 बाहर लिखा हुआ है इसको आप रहने दें एज इट इज़। अब ब्रैकेट लगा के अंदर आपका जो क्वेश्चन है इसको ब्रेक डाउन करें। पहले लिखा हुआ था डी स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 29 की जगह ये आपके फैक्टर आगे लिख लें 24d माइनस 5d, और लास्ट में आ गया प्लस का 120। यानी इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करें, जो बाहर 5 लिखा हुआ है सबको कोई काम नहीं है। अगेन आप क्या करते थे, इन दो पेयर में से कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा, डी, अंदर क्या रह जाएगा, ये d की पावर 2 थी, एक d अंदर रह गया, माइनस 24d में से d बाहर चला गया, 24 रह गया, ये एक ब्रैकेट आ गई, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे d जब ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज, 5 कितने जार 120 होता है, ये नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ 524 जार, चेक भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके, तो 524 जार ये आपकी ब्रैकेट, और ये जो आपने शुरू में ब्रैकेट लगाई थी इसको लास्ट में क्लोज कर लें। अंदर दो ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसको एक जगह, और जो दो ब्रैकेट कॉमन आई होती हैं उसको एक जगह लिखते हैं। यानी ये आपकी वो दो ब्रैकेट्स आई हैं, इनको लिखने से इनके बाहर क्या चल रहा था 5, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब ये क्या किया, अभी आपने देखा था सी पार्ट में आपका आंसर कुछ ऐसे ही आया था, 2 कॉमन आया था बाहर, बिल्कुल वैसे ही। तो ये है फैक्टराइजेशन का बिल्कुल लास्ट स्टेज, यानी अब आपकी प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट आप सीख चुके हैं कि जिसमें आपने फैक्टराइजेशन तो सीखी ही सीखी, लास्ट में जो कंप्लीटली का वर्ड है वो भी आपने सीख लिया कि कंप्लीटली का मतलब ये था कि जितना भी वो सिंप्लीफाई हो सके, यानी अब इसमें से मजीद कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। और जो शुरू में आपको मैंने बताया था कि अगर आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करते क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाता, लेकिन तब क्या होता कि सी पार्ट की तरह आपको लास्ट में आके 5 कॉमन लेना पड़ता, आंसर तब भी आपका यही आना था, लेकिन वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता कि 600 5 जार 3000, अब आप उसके फैक्टर निकालते, वो कितना मुश्किल होता। तो बड़ा सिंप्लीफाइड एक आपके पास मेथड था जिससे आपने क्वेश्चन को बड़ा इजीली समझ भी लिया और सॉल्व भी कर लिया, और आंसर भी आपका बिल्कुल वही आया जो आपको चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट देखें, ई पार्ट, उसका क्वेश्चन लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ई पार्ट में कहा जा रहा है, क्वेश्चन है 8f² प्लस 4f माइनस 60। सोल्यूशन में आए, आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। एक तरीका तो ये भी है कि यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है, देखें 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 15 जार, तो आसान है ना, क्वेश्चन को शुरू में ही सिंप्लीफाई कर लें। तो क्यों ना मैं 4 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 4 2 जार 8 यानी 2f² प्लस 4 कितने जार 4 होता है, 4 1 जार 4 तो 1f, माइनस 4 कितने जार 60 होता है, 4 1 जार 4, 2 कैरी 20, 4 15 जार 60। ये आपको टेबल ज़बानी याद होने चाहिए, ये तो कॉमन लेते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करके समझ ना आएगा तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 2 0 नीचे आएगा, 4 15 जार 20। तो ऐसे भी कोई जिसको डिफ़िकल्टी आए वो ऐसे भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आना वैसे आपको चाहिए, ये बेसिक लेवल की बात है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपके लिए ये एक्सप्रेशन मैटर करती है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब आपका फर्स्ट नंबर कौन है 2 और लास्ट नंबर कौन है 15, यानी प्लस का 2
मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 15 से, तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ार 30। अब फैक्टर चाहिए ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 30 आए, प्लस माइनस करें तो 1f आए। कौन सा फैक्टर ऐसा हो सकता है आप बताएं। 6 5 ज़ार, अब बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं खुद ही बता रहा हूँ डायरेक्टली, वैसे आप चेक कर सकते हैं 2 और 15 1 और 30 1 बाय 1। अब मुझे पता है कि आपके पास नेगेटिव, अब देखें यहाँ पॉजिटिव चाहिए यहाँ नेगेटिव, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन लगा लें, यानी प्लस का 6 और माइनस का 5 अगर हो तो दोनों बातें पूरी होती हैं। प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ार 30, मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 6 में से 5 गए प्लस का 1, यही चाहिए था। तो दैट मीन आपके पास वो फैक्टर आ चुके हैं। आप मिड टर्म को ब्रेक कर लें, 2f स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा प्लस 6f, यहाँ आ जाएगा माइनस 5f माइनस 15। अब दोबारा क्या करते हैं, हम इनका पेयर बना के कॉमन लेते हैं। अभी इसमें से कॉमन लूँगा 2 कॉमन आता है बिकॉज 2 और यहाँ पे ये क्या 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है, कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा f स्क्वायर 2f कॉमन लेना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ से आप मिस्टेक करेंगे, एफ स्क्वायर एफ कॉमन लेंगे, अब आपके पास क्या आ जाएगा एफ एक दफ़ा प्लस 2 3 ज़ार 6, एफ बाहर कॉमन जा चुका है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ से क्या नंबर कॉमन आएगा माइनस 5, तो यहाँ कॉमन लेते हुए आप एफ बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है, प्लस हो जाएगा 5 3 ज़ार 15। अगेन ये वाली ब्रैकेट जो स्टार्ट में लगाई थी इसे क्लोज भी कर लें। दो ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो ब्रैकेट सेम आई है उसे एक बार लिखें एफ प्लस 3, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लें 2f माइनस 5, और शुरू में आपने कॉमन क्या लेते आए थे 4, वो भी साथ में लिख लें। तो ये आपका वो कंप्लीट फैक्टराइज हुआ आंसर है। अगेन वही बात, अगर शुरू में आप इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर तब भी आता, लेकिन लास्ट में काफ़ी कॉमन लेना पड़ता, तब भी आपका आंसर यही बनना था। आई होप जितना भी आपको ये डी और ई जो क्वेश्चन आपने स्पेशली किए हैं इनका कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपसे नेक्स्ट पार्ट में किस तरह की फैक्टराइजेशन कही गई है। एफ पार्ट है 24h स्क्वायर माइनस 15h माइनस 9। अगेन फोकस करें 24 15 9 तीनों पे किसका टेबल जा सकता है 3 का, तो 3 कॉमन ले लें। जब लास्ट में भी लेना ही है तो शुरू में क्यों ना ले लें, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। शुरू में कॉमन लेंगे 3 8 ज़ार 24 साथ में h स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ार 15 साथ में h माइनस 3 3 ज़ार 9, यानी अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रह गया। 3 कॉमन ले लिया, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है तो आसान हो गया ना। फर्स्ट नंबर है 8, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस के 3 से, तो माइनस का 3 और 8 क्या नंबर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 माइनस का 24। अब मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 24 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस का 5 आए। कौन से ऐसे नंबर हैं, वो यही नंबर हैं 3 और 8, यानी अगर आप 8 में से 3 करेंगे माइनस तो 5 आता है। अब यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का, तो दैट मीन मुझे जो बिगर टर्म है यानी माइनस के साथ 8 के साथ माइनस लगाना है और यहाँ 3 के साथ प्लस लगाना है। देखें दोनों बातें इससे पूरी होंगी। कैसे, प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 माइनस का 24 आता है, पहली बात तो ये। अब ऐड करें प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 8 में से 3 गए तो 5 आता है माइनस का 5। तो जब दोनों बातें पूरी हो रही हैं फैक्टर आ चुके हैं तो नेक्स्ट आपको स्टेप पता है आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 8h स्क्वायर, इस मिड टर्म की जगह आपकी टर्म्स आ जाएंगी माइनस 8h प्लस 3h और लास्ट में माइनस 3। अब क्या करते हैं हम पे बना के कॉमन लिया करते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 8, तो 8 रिपीट हो रहा है वो कॉमन ले लें, h रिपीट हो रहा है h भी कॉमन ले लें। अंदर देखें क्या रह जाएगा, एक h रह जाएगा माइनस 8 1 ज़ार 8, h बाहर जा चुका है h माइनस 1। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप 3, अंदर क्या रह जाएगा, जब 3 कॉमन लिया यहाँ h रह गया, 3 1 ज़ार 3 होता है तो h माइनस 1, जो तो ब्रैकेट शुरू में लगाई थी इसे क्लोज भी कर लें। अब यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी रिपीट हो रही है h माइनस 1, इसको एक बार लिखें। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 8h प्लस 3, इसको एक बार लिखें। ये जो शुरू से 3 कॉमन लिया हुआ था आपने ये एंड में इसके साथ चलता जाएगा। तो ये आपका f पार्ट का कंप्लीट आंसर है। यहाँ भी आपके पास वही फैक्टराइजेशन है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप शुरू में ही कॉमन ले लें। लेना तो आपको लास्ट में भी पड़ेगा ही, लेकिन शुरू में लेने से आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। जी पार्ट जो है उसमें है 30 प्लस 14 के माइनस 4 के स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था बिल्कुल जो बेसिक जो शुरू में हमने बात की थी उसमें बताया था मैंने आपको कि आपको इसको अरेंज करना होता है, यानी स्क्वायर वाली टर्म को पहले ले आए माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 14 के जो मिड की टर्म है वो एज इट इज़ और लास्ट में आ जाएगा 30। अब अगर यहाँ भी आप देखें तो बहुत एक सिंपल है कि आप माइनस 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें और आपका, लेकिन एक तरीका ये भी है कि शुरू में क्यों ना हम कॉमन ले लें। अगर हम ले सकते हैं तो क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस 2 2 2 ज़ार 4 होता है ना, साथ में के स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ार 14 होता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस 2 15 ज़ार 30 होता है तो 15। यानी अब आपको सिंप्लीफाइड ये चीज़ रहेगी, या इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट है। तो जब माइनस का 2
मल्टीप्लाई होगा प्लस के 15 से, तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 15 2 ज़ार 30। यानी ऐसी दो आपके पास नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें -30 आए, प्लस माइनस करें 7। तो बहुत आसान है, 3 10 ज़ार। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है साइन कहाँ लगाया जाए। प्लस का 7 चाहिए तो यहाँ प्लस लगा लें, यहाँ माइनस, दोनों बातें पूरी होंगी। प्लस माइनस माइनस, 3 10 ज़ार 30, मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है, ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 10 में से 3 जाए तो प्लस का 7, यानी आपके पास मिड टर्म बन रही है। आप इतनी दफ़ा आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए अभी तक। 7 के की जगह अब आपकी ये टर्म्स आ जाएंगी, प्लस 10 के, -3 के, और लास्ट में प्लस का 15। अब अगेन पेयर लेके आपको कॉमन लेना होता है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 के स्क्वायर प्लस 10 के। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2 और साथ में के कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ के, सिंपल, क्योंकि आप एक के बाहर ले चुके हैं, के की पावर 2 थी, एक रह जाएगा, प्लस 2, प्लस नहीं आएगा क्योंकि आप बाहर जब आपने साइन माइनस का कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10 और के तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ आप माइनस का 3 कॉमन लें, अंदर रह जाएगा के, जब बाहर माइनस कॉमन लिया है अंदर साइन चेंज, 3 5 ज़ार 15। अगेन देखें ब्रैकेट सेम हो गई हैं, क्वेश्चन ठीक चल रहा है। जो ब्रैकेट स्टार्ट में लगाई थी इसको यहाँ पे क्लोजिंग भी, कोई कंफ्यूज ना हो कि ब्रैकेट्स दो क्यों हैं, क्योंकि एक ये स्टार्ट वाली है और एक ब्रैकेट बंद होने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका मैं यहीं पे लिख रहा हूँ स्पेस होने की वजह से। जो ब्रैकेट सेम आ रही होती हैं उसे आप एक बार लिखते हैं, वो है के -5। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसे एक बार लिखते हैं, वो क्या है? -2 के -3। और इस सारों के बाहर क्या आप कॉमन लेके चले थे? 2, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका जी पार्ट का कंप्लीट आंसर है। इसमें भी आपने क्या किया है? कंप्लीटली फैक्टराइजेशन कर दिया आपने, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एच पार्ट, लास्ट पार्ट जो रह गया उसको देख लें कि उसमें आपसे किस चीज़ की फैक्टराइजेशन के बारे में कहा गया है। इसको रेज कर लें और एच पार्ट आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। एच पार्ट का क्वेश्चन लिखें, 35 m स्क्वेयर n प्लस 5 mn माइनस 30n। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। यानी इससे पहले तो आपके पास ये चॉइस थी कि आप कॉमन लें ना लें। अब यहाँ भी नज़र आ रहा होगा 35 5 30 पे, तीनों पे 5 का टेबल जा सकता है। 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30। अब पहले तो था कि मैंने बताया था आपको कि नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन अब अगर देखें तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि उसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। यानी a b c कुछ नंबर्स होते हैं, ये x के वेरिएबल चल रहा होता है। यहाँ तो वेरिएबल दो तरह का आ गया, n भी आ गया, m और n। m तो ठीक है, m² है, यहाँ पे m है और यहाँ, लेकिन ये n क्यों चल रहा है तीनों में? तो यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि आपको शुरू में ही इस n को कॉमन ले लेना है। यानी एक तो मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि सब पे उसका टेबल जा रहा है। अगर देखें तो n तीनों में रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना मैं n कॉमन ले लूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। 5 7 ज़ार 35, अंदर रह गया m² क्योंकि ये n मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस 5 1 ज़ार 5 होता है और साथ में रह जाएगा m क्योंकि ये वाला n मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 5 6 ज़ार 30 होता है, ये वाला n मैंने बाहर कॉमन ले लिया। नहीं, अब आप अगर देखें, अब आपको आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा इजी हो गया बिकॉज 7m² प्लस 1m माइनस 6। अब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल वैसा ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 7, तो प्लस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? माइनस के 6 से। 7 6 ज़ार 42 होता है, कौन सा 42? माइनस का 42। अब ऐसे आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें -42 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 1 आ जाए, तो वो भी एक ही नंबर लिखे हुए इन्हीं को आप देख सकते हैं। प्लस का आप क्योंकि चाहिए 1 तो आप बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन लगा लें और माइनस का 6, इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 7 6 ज़ार 42, ये बात भी कंप्लीट है। प्लस माइनस माइनस 7 6 जाए तो 1 आता है और बड़ी टर्म का साइन था प्लस का 1, तो आपके पास टर्म्स मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। ये जो बाहर आपने 5n कॉमन लिया था ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? अब 7m² एज इट इज़, इस 1m की जगह आप ये आपके पास आ जाएगा 7m माइनस 6m और ये जो माइनस 6 था ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन आता है? एक तो 7 रिपीट हो रहा है और m का वेरिएबल रिपीट हो रहा है, तो 7 1 ज़ार 7, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर एक m रह जाएगा, प्लस यहाँ 7 1 ज़ार 7 लिखेंगे बिकॉज वेरिएबल बाहर जा चुका है, वेरिएबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 6 है, अब ये भी कॉमन लें तो यहाँ m, बाहर माइनस कॉमन लिया है, अंदर साइन चेंज m प्लस 1, ये जो ब्रैकेट स्टार्ट की इसको क्लोज कर लें। जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है देखें वो बिल्कुल सेम आई है, जब सेम आ गई दैट मीन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पे आ जाएगा 7m माइनस 6। अब लास्ट में शुरू में आपने क्या कॉमन लिया था? 5n, वो भी लिख दें। ये आपका एच पार्ट का कंप्लीट आंसर है। अब यहाँ ज़रा दोबारा डिटेल में एक बात सुन लें कि कॉमन लेते हुए डिफरेंट आपके क्वेश्चंस में डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। कहीं पे आपका कॉमन कहीं मतलब
कहीं आपका साइन का डिफरेंस आएगा अगर किसी पे आप कंपैरिजन करते हैं इन क्वेश्चन का किसी और क्वेश्चन से, कभी आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कभी आपको जो है ना वो एक्सप्रेशन दी जाए, कहा जाए इसको फैक्टराइज करें, तो आपका जो सबसे बेसिक एक आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ कि आपकी जब कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आनी चाहिए। अगर ये आ रही हैं फिर डजेंट मैटर कि आपने कॉमन कैसे ब्रेक डाउन किया है, कॉमन लिया नहीं लिया, आपने इसको मिड टर्म को ब्रेक कैसे किया है, आपके फैक्टर्स क्या थे, आपने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा। असल चीज़ क्वेश्चन के ठीक होने की निशानी आपके लिए ये है कि फैक्टर्स जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली यानी पहला स्टेप ठीक लगाया, सेकंड स्टेप में आपने नंबर्स लिखे और आपकी ये ब्रैकेट सेम आ गई है, ये सबसे बड़ी आपके लिए एक श्योरिटी है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेते हैं कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x प्लस 6 सेंटीमीटर शो दैट इट्स ब्रेड्थ इज x प्लस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपसे कहा यह जा रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने एक रेक्टेंगल की शेप में आपको एक बात का पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में दो बातें होती हैं। अगर मैं इसको लेंथ कहता हूँ तो ये मेरी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पता हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया। अब जरा क्वेश्चन को पहले ब्रेक डाउन करें, वर्ड प्रॉब्लम है आपका टॉपिक वही चल रहा है, यानी आपने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना, लेकिन कैसे करना है वो समझना जरूरी है। कहता है कि आपके पास रेक्टेंगल है, उसका एरिया वो कहता है, मैं आपको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ, कोई नंबर नहीं बता रहा, मैं ये बता देता हूँ कि ये एरिया आपका जो है ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये एरिया, मुझे बुक वाले ने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये एरिया रेक्टेंगल का। अब कहता है अगर मैं उसकी बताता हूँ कि उसकी लेंथ जो है ये x प्लस 6 है, तो मुझे ये बताएं, शो करें कि उसकी ब्रेड्थ जो है इसकी वैल्यू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 आना चाहिए। अब दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये था कि आपके पास x प्लस 6 और x प्लस 2, क्योंकि आपने एरिया का तरीका ये पढ़ा हुआ था कि आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका जो टॉपिक है यहाँ पे वो चल रहा है फैक्टराइजेशन का, तो आप इसका ऑपोजिट करेंगे, मतलब एक्सपेंशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि बताना आपने खाली ये है कि आपका एरिया ये आता है या ब्रेड्थ आपकी ये है, तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बहुत गौर से ये बात सुनिएगा, अगर आप x प्लस 6 को x प्लस 2 से दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे आप 7a में करते एक्सरसाइज में करते थे, जब आपका आंसर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आएगा, लाजमी श्योर सी बात है कि आएगा, तो फिर आप लिखेंगे कि एज वी हैव मल्टीप्लाइड लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड वी गेट द सेम आंसर एज यू हैव सजेस्टेड, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है रेक्टेंगल का एरिया वो बिल्कुल ठीक आया और हमने ब्रेड्थ को बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसका ऑपोजिट, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब ये है कहने का कि हमें अगर कहा जाए कि आपको गिवन ये दिया गया है, सोल्यूशन में आके मैं कुछ आपको इस फॉर्म में लिखवाता हूँ, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपके पास एक्सप्रेशन है और साथ में यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें गिवन ये दिया जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, हम क्या करें कि हमारे पास इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आ जाए। क्या अभी हमने सीखा कि नाउ वी विल फैक्टराइज, हम क्या करेंगे, जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है इसको फैक्टराइज करेंगे टू गेट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज जब भी आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली दो लीनियर एक्सप्रेशंस आती हैं, वो एक्सप्रेशंस वही आएंगी जो बुक वाले ने हमें दी हैं, x प्लस 6 और x प्लस 2। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आई हैं वो x प्लस 6 और x प्लस 2 है। चेक करेंगे अभी हम जब करते हुए कि वो आती हैं कैसे। फिर हम कहेंगे क्योंकि बुक वाले ने ये खुद कहा था कि x प्लस 6 आपकी लेंथ है, तो जो दूसरी ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ। तो सोल्यूशन में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो देखिए आपके पास अब टर्म क्या है, मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अभी तक आपने ये सीखा कि आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपका क्या है 1 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 12 से, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 12। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए प्लस का और ऐड करें तो 8 आए, तो बड़ा आसान है, प्लस का 2 और प्लस का 6, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका 8 बन जाएगा, यानी प्लस 2 प्लस 6 क्या बन जाएगा? प्लस का 8 और 2 6 12, दोनों बातें पूरी हो रही है। दैट मीन्स की मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 मैं लिख लूँगा प्लस का 2x प्लस का 6x और ये लास्ट में 12 एज इट इज़। क्या करते थे हम? इन दो का पेयर बनाते थे, पेयर में से x कॉमन निकलता है तो अंदर क्या रह जाएगा? एक x ये वाला रह गया प्लस
2x में से x बाय चला गया, 2 कॉमन रह गया, प्लस यहाँ से 6 और 12 में क्या कॉमन निकल सकता है, 6 ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 6 कितने ज़ार 12 होता है, 6 2 ज़ार 12, अगेन ब्रैकेट सेम आ रही है, दैट मीन फैक्टरेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में आप क्या आ जाएगा, जो ब्रैकेट 2 बार आ रही होती है उसको आप एक बार लिखते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो आप एक बार लिखते हैं। तो ये आपकी थ्रू फैक्टराइजेशन ये आपने दो लीनियर एक्सप्रेशंस निकाली हैं और वो क्या आई हैं, देखें x प्लस 6 x प्लस 2 वही आई हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं एज x प्लस 6 इज़ द लेंथ, और ये हम नहीं कह रहे, ये बुक में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि जो आपकी ब्रैकेट्स आएंगी उसमें से ये जो ब्रैकेट है ये लेंथ है, नहीं तो हम इसको भी तो लेंथ कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक वाले ने कहा हुआ तो इसलिए इसको लेंथ कह रहे हैं। एज x प्लस 6 इज़ द लेंथ, सो x प्लस 2 ये जो दूसरी ब्रैकेट होगी इज़ द ब्रेड्थ। तो ये लाजमी बात है कि जो दूसरी ब्रैकेट है वो ब्रेड्थ होगी, बिकॉज मैंने शुरू में बताया कि एरिया का फॉर्मूला ही क्या होता है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर एक चीज़ को मैं लेंथ कहता हूँ x प्लस 6 को, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना होता है कि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट जो टॉपिक चल रहा है उसको कैसे अप्लाई करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम थी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन को जो है ना वो बनाया गया था कि आप उसी कॉन्सेप्ट को जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक अप्लाई किया कि आप उसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आई होप जितना भी आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपको एक्सपेंशन का फैक्टरेशन का सारा आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आप मेंशन करना चाहें, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।